हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। और कैसे हैं आप सब? मज़े में? तो चलिए फिर इसी मज़े और मस्ती के साथ स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर नंबर 9, सॉइल, मृदा। तो चलिए देखते हैं फिर। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस। देखिए, जितने भी महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनमें एक सॉइल भी है। तो मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। इट प्रोवाइड्स एनकरेज टू द प्लांट एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। यह पौधों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखता है तथा उन्हें जल और पोषक तत्वों की सप्लाई भी करता है। जो मिट्टी है, मिट्टी क्या करती है? पौधों की जड़ों को थामे रखती है, इंक्रीज करती है और साथ में जल और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी करती है। इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। यह अनेक जीवों का घर है, या हम कह सकते हैं आवास है। सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। कृषि हम सभी को भोजन, कपड़ा और आश्रय या शरण प्रदान करती है, आश्रय प्रदान करती है। सॉइल इज दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। द अर्थी फ्रेगनेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। आपने इस चीज़ को तो फील किया होगा, जब पहली बारिश होती है ना, मौसम की पहली बारिश होती है, तो मिट्टी से एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है जो हमें ताजगी भर देती है, जो हमें, ठीक है। तो ये जो अर्थी फ्रेगनेंस होती है आफ्टर फर्स्ट रेन इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग, हमारे हमें सादगी, ताजगी भर देती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, देखते हैं 9.1, सॉइल टीमिंग विद लाइफ। मृदा जीवन से भरपूर है। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, पहेली एंड बूजो observed an earthworm coming out of the soil। देखिए, वर्षा ऋतु में एक दिन पहेली और बूजो ने मृदा से एक केंचुए को बाहर आते देखा। पहेली वॉन्डर्ड, पहेली ने सोचा, या पहेली को आश्चर्यचकित हुआ। किस बात को लेकर? वेदर देयर वर अदर ऑर्गेनिज्म आल्सो इन द सॉइल। क्या मृदा के अंदर और भी जीव रहते हैं? लेट अस फाइंड आउट। आइए हम पता लगाते हैं, क्या मृदा के अंदर और भी जीव रहते हैं? तो चलिए जी, देखते हैं 9.1 एक्टिविटी। कलेक्ट सम सॉइल सैंपल एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। देखिए, विभिन्न स्थानों से आप जो अलग अलग जगह हैं वहाँ से सॉइल के कुछ सैंपल कलेक्ट कीजिए और उसको सावधानीपूर्वक ऑब्जर्व कीजिए। यू कैन यूज़ हैंड लेंस। आप इसके लिए हैंड लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जामिन ईच सैंपल केयरफुली एंड फिल टेबल 9.1। सभी सैंपल को अच्छे से एग्जामिन कीजिए और 9.1 टेबल को फिल कीजिए। देखिए, 9.1 टेबल आपके सामने दी हुई है। तो इसमें गार्डन सॉइल ले सकते हैं आप, और सॉइल रोड साइड से ले सकते हैं आप सॉइल, और सॉइल फ्रॉम द एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन। और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, निर्माण का कार्य चल रहा है, जैसे बिल्डिंगें बन रही हैं, वहाँ से भी आप सॉइल ले सकते हैं। तो यहाँ टेबल में आपको फिल करना है आपने क्या ऑब्ज़र्व किया। उसके अंदर किसी तरह के प्लांट को ऑब्ज़र्व किया, किसी तरीके के एनिमल को ऑब्ज़र्व किया, या कोई अदर और ऑब्जर्वेशन आपका जो भी है उसको इस टेबल में फिल करना है। करके ज़रूर देखना, देखो काफ़ी अच्छा लगेगा। एक्टिविटीज़ हमें सभी करने की कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके। तो चलिए देखते हैं भाई। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड। अब जो आपका ऑब्जर्वेशन है, जो आपका परीक्षण है, उसके बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। आर द सैम्पल्स कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू वंस कलेक्टेड बाय यू। क्या आपके मित्रों द्वारा कलेक्ट किए गए सैंपल आपके द्वारा कलेक्ट किए गए सैंपल जैसे ही हैं?
बूजो एंड पहेली हैव यूज सॉइल इन मैनी वेज। बूजो और पहेली ने अनेक प्रकार से मृदा का यूज़ किया, क्योंकि आप तो जानते हैं बूजो और पहेली के बारे में। दे एन्जॉय प्लेइंग विद इट, क्योंकि वे उनसे खेलना पसंद करते हैं। इट इज़ ग्रेट फन इंडीड, यह वाकई बहुत मनोरंजक है। मिट्टी के साथ खेलना वाकई मनोरंजक है। तो आप भी खेले होंगे, है ना? खेलते हैं। अच्छा, मेक ए लिस्ट ऑफ यूज़ ऑफ सॉइल। मृदा के उपयोगों की एक सूची बनाइए। चलिए देखते हैं फिर देखते हैं पहली क्या कहने वाली है। आई वॉन्डर वाई आई फाउंड सम पीस ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स एंड पॉलीथीन बैग इन द सॉइल सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द रोड साइड एंड द गार्डन। देखिए, पहेली को आश्चर्य हुआ और वह ये जानना चाहती है, इसके बारे में वो उत्सुक है कि मैंने जो सॉइल सैंपल कलेक्ट किए थे गार्डन से और रोड साइड से, उनके अंदर प्लास्टिक के कुछ पीसेस थे, प्लास्टिक के पीस थे और पॉलीथीन बैग थे, है ना? पॉलीथीन बैग थे। तो ऐसे क्यों मिले मुझे प्लास्टिक के बैग? ये जो पॉलीथीन बैग हैं और प्लास्टिक के आर्टिकल्स मुझे रोड साइड और गार्डन सॉइल से क्यों मिले? तो इसके बारे में पहले जानना चाहती हैं। तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पॉल्यूट द सॉइल। देखिए, पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक जो होते हैं ये हमारी मिट्टी को प्रदूषित कर देते हैं। दे आल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल। ये मृदा में रहने वाले जीवों को मार देते हैं। That is why there is a demand to ban the polythene bags and plastic. यही कारण है जिसकी वजह से पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक को आइटम्स को बैन करने की डिमांड उठाई जा रही है, मांग की जा रही है। अदर सब्सटेंस विच पॉल्यूट द सॉइल आर द नंबर ऑफ वेस्ट। देखिए, कुछ अदर सब्सटेंस में कुछ अन्य पदार्थ भी है जो मिट्टी को प्रदूषित करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है कचरा, वेस्ट प्रोडक्ट, केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स। तो वेस्ट प्रोडक्ट एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड। तो अगर आप वेस्ट प्रोडक्ट या केमिकल्स को मिट्टी के अंदर मिट्टी में अगर आप उनको मिलाना चाह रहे हैं तो आपको उसे मिट्टी में मिलाने से पहले उसको ट्रीट कर लेना अच्छी तरीके से। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड। और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम किया जाना चाहिए। ठीक है, पेस्टिसाइड होता है कीटनाशक, कीड़ों को मारने की जो दवाइयाँ होती हैं उसको पेस्टिसाइड्स कहते हैं। ठीक, तो देखते हैं भाई बूझो क्या कह रहे हैं। भाई, आई हैव सीन पॉट्स एंड टॉयज़। मैंने पॉट्स, गमले जो होते हैं ना, मैंने गमले और मिट्टी के कुछ खिलौने देखे थे बाज़ार में। तो ये कहना बूझो का है, जो कि मिट्टी से बने हुए थे। मैंने मिट्टी से बने हुए गमले और कुछ खिलौने बाज़ार में देखे। हाट बोलते हैं, हाट और बाज़ार, मार्केट। ठीक है, चलिए लीजिए फिर सॉइल प्रोफाइल लेते हैं। सॉइल प्रोफाइल। सॉइल इज composed of distinct layer. Perform the following activity to find out how these layer are arranged. देखिए, सॉइल जो होती है ना अनेक परतों की बनी हुई होती है। यह जानने के लिए कि परतें किस प्रकार व्यवस्थित रहती हैं, आप निम्नलिखित क्रियाकलाप को करें। ये जो एक्टिविटीज़ आपके सामने दी हुई है, आप इन एक्टिविटीज़ को फॉलो करें तो आपको पता चल जाएगा कि मिट्टी के अंदर कौन कौन सी लेयर पाई जाती हैं। मतलब जो लेयर है, लेयर की फॉर्म में अरेंज होती है मिट्टी, तो किस तरह से लेयर अरेंज होती हैं उसको आप इस एक्टिविटी के माध्यम से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए जी, क्या करना होगा आपको। एक्टिविटी 9.2, टेक ए लिटिल सॉइल। आपको कुछ मिट्टी लेनी है, थोड़ी सी मिट्टी लेनी है। ब्रेक द क्लम्प्स विद योर हैंड टू पाउडर इट। आपको इसे अच्छे से ब्रेक कर लेना। इसके अंदर जो गांठ सी बनी हुई है ना, उन जो डले से हैं उन डलों को एकदम पाउडर की फॉर्म में आप कर लीजिए। नाउ टेक ए ग्लास टम्बलर। अब आप एक कांच का कटोरा ले सकते हैं और
3/4 फिल्ड विद वाटर, और लगभग उसमें आप 3/4 जल से भरा हुआ कांच का आप गिलास ले सकते हैं, एक कटोरा ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। एक गिलास ले लीजिए ना, गिलास टम्बलर का इस्तेमाल कर लीजिए। तो 3/4 उसमें पानी भर लीजिए और थोड़ी सी, अब क्या करेंगे आप उसमें 1 मुट्ठी भर मृदा इसमें मिला दीजिए। एंड देन ऐड ए हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट। इसके अंदर 1 मुट्ठी मिट्टी आप मिला दीजिए। स्टायर इट वेल विद द स्टिक टू डिज़ोल्व द सॉइल। अब एक स्टिक की हेल्प से इसको अच्छी तरीके से आप एक स्टिक डाल के इसको इस तरीके से गोल गोल राउंड राउंड करके मिट्टी को इसके अंदर पूरी अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर दीजिए। नाउ लेट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। अब आपको इस पूरे के पूरा जो ये आपने सेटअप तैयार किया है इसको अनडिस्टर्ब कर दीजिए, यानी कि इसको डिस्टर्ब नहीं कीजिए, कुछ समय के लिए इसको ऐसे ही रख दीजिए। आफ्टरवर्ड ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके बाद आपको परीक्षण करना है और जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स और जो क्वेश्चन है उनके उत्तर आपको देने हैं, आंसर्स देने हैं। देखिए, डू यू सी लेयर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर। तो क्या आपको पार्टिकल्स की लेयर दिखाई देती है ग्लास के अंदर? अब अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स की लेयर दिखाई देती है। ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग दीज लेयर। तो इन लेयर को शो करने के लिए एक चित्र बनाइए। आर देयर सम डेड रोटिंग लीव्स एंड एनिमल रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन वाटर। क्या जल में कुछ मृत अथवा सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े अथवा जंतु के अवशेष तैरते दिखाई दे रहे हैं? द रोटिंग डेड मैटर्स इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। तो देखिए ह्यूमस आ गया। मृदा में जो उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ जो होते हैं ना उन्हें हम ह्यूमस कहते हैं। रोटिंग डेड मैटर्स, सड़े गले मृत जैव पदार्थ जो होते हैं ना उन सबको हम बोलते हैं ह्यूमस। You probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. This process is called weathering. देखिए इम्पोर्टेंट है वेदरिंग, वेदरिंग इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर लर्न कर लेना। एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, जो आप एग्ज़ाम देंगे उनमें इस तरह की ह्यूमस वेदरिंग जैसी डेफिनेशंस आपसे पूछ ली जाती हैं। तो वेदरिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मिट्टी तैयार की जाती है। इसमें क्या होता है कि मिट्टी जो चट्टानें होती हैं ना, बड़ी बड़ी चट्टानें टूटती हैं, उन्हें तोड़ने में हेल्प क्या करती हैं? विंड, तेज़ हवाएं, पानी और जो क्लाइमेट होता है ना, जलवायु, उसकी वजह से जो बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती हैं, उस प्रक्रिया को हम वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे अपक्षय बोला जाता है। The nature of any soil depend upon the rock from which it has been formed and the type of vegetation that grow in it. देखिए किसी भी अगर हम बात करते हैं जो नेचर है मिट्टी का, मिट्टी का जो नेचर है वो उस चट्टान पे डिपेंड करता है जिस चट्टान से टूटकर वो बनी हुई है, और वेजिटेशन के टाइप पर कि किस तरह की वेजिटेशन वहाँ पे ग्रो कर रही हैं। ठीक है, तो मृदा की जो प्रकृति होती है वो चट्टानों पर निर्भर करती है जिनसे इनका निर्माण हुआ है, और ये उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इसके अंदर उगती हैं। तो जो वेजिटेशंस इसके अंदर उगती हैं उन पे भी ये डिपेंड करता है। ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। तो हमें एक वर्टिकल सेक्शन प्राप्त होता है, जो मिट्टी का जो ना एक वर्टिकल सेक्शन प्राप्त होता है हमें जब हम उसको सेटल डाउन होने के लिए रख देते हैं ना ग्लास टम्बलर को कुछ समय के लिए। अभी आपने रखा था ना अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इसको कुछ समय पहले जब हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखा था, तो इसमें जब हम इसे रख देते तो इसके बाद में हमें इसके अंदर लेयर दिखाई देती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो वर्टिकल सेक्शन होता है ना डिफरेंट लेयर्स का, इन्हें हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं।
ईच लेयर डिफर्स इन फील या टेक्सचर। ये जो प्रत्येक लेयर जो होती है ये टेक्सचर में एक दूसरे से डिफर होती हैं, बिल्कुल अलग होंगी। ठीक है, स्पर्श, रंग, गहराई, रासायनिक संगठन सब भिन्न होता है इनका। कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन, गहराई सब इनकी अलग अलग होती है। दीज लेयर आर रेफर टू एज हॉरिजॉन्स। ये जो परतें होती हैं इनको हम हॉरिजॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, देखें आगे। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको हॉरिजन ए, हॉरिजन बी, हॉरिजन सी और बेड रॉक्स। तो ये जो वर्टिकल सेक्शन है ना, ये पूरा का पूरा वर्टिकल सेक्शन, इसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। तो ये लेयर है ना, मिट्टी के अलग अलग लेयर हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये हॉरिजन ए, हॉरिजन बी, हॉरिजन सी और बेड रॉक, अलग अलग लेयर्स हैं मिट्टी की। और इनका जो ये वर्टिकल सेक्शन है इसी को हम बोलते हैं हम सॉइल प्रोफाइल। तो वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, नॉट द लेयर बिलो इट। तो हमने अभी देखा, हम सामान्यतः मृदा की सबसे ऊपर की परत को देखते हैं, उसके नीचे वाली परत को नहीं। नीचे वाली मत देखिए, सबसे पहले ऊपर वाली को देखिए। इफ़ वी लुक एट द साइड ऑफ द रिसेंटली डग डिच वी कैन सी द इनर लेयर। तो जब आप ऊपर से देखेंगे तो केवल ऊपर की लेयर ही तो आपको दिखाई देगी, उससे नीचे की लेयर आपको दिखाई नहीं देगी। इसके लिए आपको साइड से डग करना पड़ेगा। यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई के पार्श्व या साइड भाग को देखें तो हमें मृदा की भीतरी परतें भी दिखाई देती हैं। वी कैन सी द इनर लेयर ऑफ द सॉइल। ठीक है, सच ए व्यू enables us to observe the soil profile at that place। ऐसी स्थिति में हम उस स्थान की सॉइल प्रोफाइल का परीक्षण कर सकते हैं। सॉइल प्रोफाइल कैन आल्सो बी सीन व्हिल डिगिंग ए वेल और लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग। देखिए, सॉइल प्रोफाइल को हम कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव को खोदते समय भी देखा जा सकता है। कुएं की खुदाई करें या इमारत की जो आप वो नींव रखते हैं ना, फाउंडेशन रखी जाती है, तब भी देखा जा सकता है इसको। इट कैन आल्सो बी सीन एट द साइड ऑफ रोड, ऑन ए हिल और एट ए स्टीप रिवर बैंक। इसे हम पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। ठीक है, देखा जा सकता है ना, नदियों के जो किनारे हैं, नदियों के किनारे पर भी इनको देखा जा सकता है। नदियाँ यहाँ बह रही हैं तो यहाँ किनारों पर देखा जा सकता है लेयर एक बनी हुई। और यदि आप कुएं की खुदाई कर रहे हैं तब भी आप इसको साइड से देख सकते हैं। द अपरमोस्ट हॉरिजन इज जनरली डार्क इन कलर। सबसे ऊपर वाली जो हॉरिजन है वो गहरे रंग की होती है। इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। ये ह्यूमस और खनिजों से रिच होती है, इनरिच होती है। बहुत ज़्यादा ह्यूमस और खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए ये डार्क कलर की होती है जनरली। द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट। जो ह्यूमस होता है ना, ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं या मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, उर्वर बनाते हैं और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। ये जो परत होती है ये सामान्यतः सॉफ्ट होती है, पोरस होती है और अधिक जल को धारण करने वाली होती है, यानी कि यहाँ पे जल बहुत ज़्यादा रिटेन किया जा सकता है। इट इज़ कॉल्ड द टॉप सॉइल और ए हॉरिजन ए। इसको हम टॉप सॉइल कह देते हैं और हॉरिजन ए भी बोला जाता है। दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग्स ऑर्गेनिज्म। ये शरण प्रोवाइड कराते हैं
ये जो टॉप सॉइल होती है ना, टॉप सॉइल बहुत सारे जीवों के लिए शरण प्रोवाइड कराते हैं, आश्रय देते हैं, जिसमें बॉम्ब्स आते हैं, रोडेंट्स आते हैं, मोल्स हैं, बीटल्स हैं, ये सब इसके यहाँ शरण लेते हैं। ठीक है। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड इंटायरली इन द टॉप सॉइल। और जो छोटे छोटे रूट के प्लांट्स होते हैं ना, उनकी रूट्स पूरी तरीके से टॉप सॉइल में ही एम्बेडेड होती है, धसी रहती है। द नेक्स्ट लेयर हैज़ ए लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल। जो इसके बाद दूसरी जो लेयर आती है ना, यानी कि इसके नीचे की जो लेयर है, उसके अंदर ह्यूमस तो कम होगा लेकिन मिनरल्स काफ़ी हैं। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड द हॉरिजन बी। ये जो लेयर होती है जनरली जो होती है ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है और हार्डर होती है, यानी कि हॉरिजन ए से हार्डर है। हॉरिजन ए तो मुलायम है, सॉफ्ट है, लेकिन ये हार्ड है, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजन बी या मिडिल लेयर। द थर्ड लेयर इज़ द सी हॉरिजन। जो थर्ड लेयर है उसको हम हॉरिजन सी बोलते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स एंड क्रैक्स एंड क्रेविसेस। तो हम अगर थर्ड लेयर की बात करते हैं तो थर्ड लेयर को हम हॉरिजन सी बोलते हैं, जो कि दरारों और बिदर युक्त शैलों के छोटे डलों की बनी होती है। बिलो दिस लेयर इज़ ए बेड रॉक। देखिए इसके नीचे की जो लेयर है उसको हम बेड रॉक बोलते हैं, विच इज़ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विद ए स्पैड। ये बहुत ज़्यादा कठोर होती है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है, यानी कि फावड़े की हेल्प से अगर इसको खोदने की कोशिश आप करें तो बहुत ज़्यादा कठिन होती है। ठीक है बच्चों, आ रहा है कुछ समझ में? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।